नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। और मास्टर स्ट्रोक कौन सी पार्टी इस वक्त एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में लगाती हुई नजर आ रही है, आपके सामने आंकड़े रखना चाहती हूं, लेकिन बिग पिक्चर आपके सामने हो, वो पूरा का पूरा 403 सीटों का आंकड़ा आपके सामने हो। उससे पहले आखिरी के जो 2 फेजेस है उसमें क्या है, एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। ये देखिए, जो छठा फेज उसमें 57 सीटों पर 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी को 39%, समाजवादी पार्टी को 33%, बीएसपी को 19%, कांग्रेस को 5% और बाकियों के खाते में 4% वोट परसेंटेज आता हुआ। और ये आया आपके सामने सीटों का पिटारा। बीजेपी को इस फेज में 28 से 32, समाजवादी पार्टी को 18 से 22, बीएसपी को 3 से 5, कांग्रेस 2 से 4 और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। ये फेज 6 का एग्जिट पोल है। यहां पर बीजेपी का MY समीकरण है, M फॉर मोदी, Y फॉर योगी। तो वो जो मोदी वाला समीकरण है, जहां पर 2 दिनों तक मोदी ने डेरा जमाया, रोड शो किया, अब आखिरी फेज आपके सामने रखना चाहती हूं। और हुजूर, ये चला हेलीकॉप्टर और नीचे देखिए जनता, वो जो वोटर है उसने किसको वोट किया है। बनारस का खूबसूरत शहर आपको दिखाई दे रहा है। बढ़िया रोड शो दोनों की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से और मोदी की तरफ से हुआ था, इसीलिए वोट शेयर आपके सामने। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये रहा एग्जिट पोल का आंकड़ा वोट शेयर में। बीजेपी को इस आखिरी फेज में 40% वोट, समाजवादी पार्टी को 33%, बीएसपी के खाते में 18%, कांग्रेस को 5% और अदर्स के खाते में आ रहे हैं 4%। ये 7वें फेज का एग्जिट पोल। सी वोटर वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी को आगे कर रहा है और वो जब तब्दील होता है सीटों में तो बीजेपी 25 से 29 सीटें, समाजवादी पार्टी 17 से 21, बीएसपी 4 से 6, कांग्रेस के खाते में 2 और अदर्स के खाते में कांग्रेस से ज्यादा 1 से 3 सीटें। अब फाइनल आंकड़ा क्या है, दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश का फाइनल आंकड़ा दिल थाम कर बैठ जाइए। अब तक गणित आपने नहीं लगाया है, लखनऊ शहर में किसकी सत्ता, किसकी सरकार काबिज होती दिखाई दे रही है। भाई, यहां से सी वोटर का आंकड़ा कह रहा है कि यहां तो मामला इतिहास बनने की तरफ जा रहा है। पहले वोट परसेंटेज, बीजेपी के खाते में 41%, समाजवादी पार्टी 34%, बीएसपी 16%, कांग्रेस 5%, अदर्स के खाते में 4% वोट प्रतिशत जाता हुआ पूरी की पूरी 403 सीटों का। और अब जब ये वोट परसेंटेज बदलता है सीटों में तो कौन बनाता है सरकार, कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होता है, ये रहा सबसे बड़ा आपके सामने एग्जिट पोल का नतीजा। इतिहास बन रहा है। 228 से 244 सीटें बीजेपी के खाते में, समाजवादी पार्टी 47 से बढ़ी 132 से 148, बीएसपी 13 से 21, कांग्रेस के खाते में 4 से 8 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 6। यहां एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। यह है एग्जिट पोल का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोहरा रही है अपनी परफॉर्मेंस को, लेकिन इस बार थोड़ी कम सीटों के साथ। सुमित वहां लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता के बीच है, तमाम राजनीतिक मेहमानों के बीच है। सीधा उनका रुख करते हैं क्योंकि बिग पिक्चर आ चुकी है। सुमित, बिग पिक्चर ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में आ रही है बीजेपी। रुबिका, आप वहां से आंकड़े दिखा रही हैं और यहाँ देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो पूरे वोकल दिखाई दे रहे हैं और ये भी अनुमान है, सी वोटर का आंकड़ा है और यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? राम राज्य आने वाला है।
ये जो जनता की बात हो गई, लेकिन मैं इसके पहले नेताओं मेहमानों का परिचय करा दूं। नया पैनल यहाँ मौजूद है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। राकेश त्रिपाठी जी हैं, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इनके थामे नहीं थम रही है। और मेरा केशव देव मौर्य जी हैं, अलायंस में लड़े हैं साइकिल के साथ, सपा के साथ, लेकिन चेहरे की तनाव दिख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। डिटेल में बात करेंगे। अतर हुसैन साहब मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बद्री नारायण जी हैं, जो कि दलित चिंतक भी हैं और दलित वोट बैंक के बारे में खुलकर बात करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, परिचय कराता रहूंगा। लेकिन पहला सीधे जाऊंगा यशवंत देशमुख के पास। यशवंत, ये एक रिकॉर्ड बन रहा है। एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट, अगर ये आंकड़े ठीक बैठते हैं तो वो दोबारा आ रही है। मेरे ख्याल से 34 या 35 साल के बाद ऐसा हो रहा होगा। 84 का जो चुनाव था उसके बाद में ये ऐसा मौका आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे एक लंबा समय अस्थिरता का रहा। और 2007 में मायावती जी को जब पूरा बहुमत मिला, 2012 में मिला, 2017 के बहुमत के बाद में एक बार सत्ता में दोबारा वापस आना, ये बड़े लंबे समय के बाद में हो रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें बार बार इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जो लोगों को समाजवादी पार्टी का हमारे ट्रैकर में ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा था 33-34% तक, फिर हम जाकर के हमने ये बात बोला कि अब इसके आपके तो हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सारा ग्राफ अपोजिशन के वोटों के अंदर की मामला था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन भाजपा से समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा स्विंग हमारे ट्रैकर में दिखा नहीं था। इसीलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी लगभग वही चीज सामने आ रही है जो हमारे 6 महीने से हमारा ट्रैकर चल रहा था। लगभग वही वोट शेयर भी आ रहा है और तकरीबन उसी तरीके का सीट शेयर भी सामने आ रहा है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल यशवंत, वही 7-8% का गैप दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में, और लगभग वही 100 सीटों का आदान प्रदान कह लीजिए। क्या पहली बार बीजेपी के पास 100 सीटें ज्यादा थी, वो 100 सीटें वहां कम हो रही हैं, तो वो सपा के खाते में जा रही हैं। जो हम कहते रहे ओपिनियन पोल के दौरान, अपने ट्रैकर के दौरान, बीते 6 महीनों से लगभग वैसे ही एग्जिट पोल आपका दिखा रहा है। और आपका कहना यह है कि 10 मार्च को भी यही होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल एक थोड़ा सा अलग है यशवंत इससे। मैं जानता हूं कि आप अपना अलग काम करते हैं, बाकी एजेंसीज अपना काम करती हैं, फिर अंतर क्यों आता है? कोई सर्वे एजेंसी कुछ बोल रही है, कोई कह रहा है कि 300 के ऊपर निकल जाएगा, कोई कह रहा है कि 210 के आसपास भाजपा रुक जाएगी। इतना बड़ा गैप क्यों होता है इस तरह के आकलन को करने में यशवंत? सुमित, हम केवल अपने काम के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। हम केवल ये कह सकते हैं कि एबीपी सी वोटर का जो ट्रैकर है या सर्वे है, ये केवल एक बार की हुई एक्सरसाइज नहीं है। हम 365 दिन लगातार ये करते रहते हैं। और हमारा जो ट्रैकर का पिछले 6 महीने से एबीपी के ऊपर जो लगातार कार्यक्रम चल रहा था, हम रोज आंकड़े देख रहे थे। जहां पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, हमने वो रिपोर्ट किया। जहां पर उनका ग्राफ जाके अटक गया, हमने वो भी रिपोर्ट किया। तो हम इतना जानते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं से बात की है। हमने बार बार इस बात को आगाह किया है कि वोट शेयर का आकलन ये सर्वे की मुख्य उपलब्धि होता है, जहां पे हम देख रहे हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में तकरीबन 6-7% का मार्जिन जो हमारे ट्रैकर में दिख रहा था, वही एग्जिट पोल में दिख रहा है। और ये सीटों के मामले में इसको कन्वर्ट करने में कई बार ऊपर नीचे लोगों का होता है, लेकिन हम केवल अपने सर्वे की बात करेंगे सुमित। और हमारा ये मानना है, जैसे पश्चिम बंगाल में हमारे 6 महीने के ट्रैकर में हमने लगातार ये बोला था कि ममता बनर्जी आसानी से जीत रही है। उत्तर प्रदेश के ट्रैकर में भी हमने लगातार ये बात बोला कि नुकसान के बावजूद बीजेपी आसानी से सरकार बना रही है, और वही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है यशवंत, हम आते रहेंगे आपके पास, बहुत से मेहमान यहाँ वेट कर रहे हैं। एक क्विक कमेंट, शशि शेखर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संपादक हैं हिंदुस्तान अखबार के। शशि जी शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। और इस वक्त पे आपका कमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। नया रिकॉर्ड बन रहा है, 3 दशकों के बाद इनकम्बेंट सरकार दोबारा आ सकती है। और अगर यही जो एग्जिट पोल आज कह रहा है, इसी दिशा में नतीजे आते हैं, सीटें आगे पीछे भले ही हो जाएं, ये क्यों होगा? ऐसा क्यों संभव बीजेपी कर पा रही है, या ऐसा क्यों समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई कि बीजेपी को रोक पाए? मैं डिस्क्लेमर के साथ सुमित अपनी बात शुरू करता हूं, और डिस्क्लेमर यह है कि मैं इस सर्वे के आधार पर ही सारी बातें कह रहा हूं
रिजल्ट चूंकि ओल्ड स्कूल हूं तो 10 मार्च तक अपनी बात फैसला कुन तरीके से कहने के लिए प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन ये सर्वे, इस पर मुझे ना एतबारी का कोई कारण नजर नहीं आता। तो आपका जो सर्वे बता रहा है, अगर उसको पूरी तरह से सच मान ले तो 3 बातें बहुत साफ हैं। पहली बात, मैसेंजर, तो मैसेंजर नरेंद्र मोदी थे, मैसेंजर योगी थे। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन, जो आपने अब तक जो किया 5 साल में, उसको आप पूरी तरीके से अपने एग्जीक्यूशन को मैसेज में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचा सके। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, सुमित आप याद रखिए कि जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई आदमी कभी चुनाव लड़के नहीं जीता। आप पुलिस को आगे करके चुनाव लड़े, ये इतिहास में अभूतपूर्व है। योगी ने इसे कर दिखाया। मोदी जी की जो 1% के अलावा जो लोगों को अनाज मिला, मैंने खुद फील किया कि लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस था कि अब हम कोविड से लड़कर जीत आए हैं, हम इकोनॉमी में तरक्की में योगदान करेंगे क्योंकि सरकार हमारा भरण पोषण कर चुकी है। मुझे मथुरा में एक दलित महिला ने कहा, मैंने उससे पूछा कि चुनाव के बाद बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो उससे कहा बंद हो जाएगा तो हो जाए, कौन जीवन भर के लिए भरण पोषण करता है, और अगर करता है तो हमारे बच्चे उससे लापरवाह और आलसी बनेंगे। तो लोगों में ये एतमाद जगाया। और तीसरी बात, बीजेपी भूलना नहीं चाहिए, द बेस्ट चुनाव मशीनरी है। एक बहुत जबरदस्त संगठन और एक बहुत जबरदस्त मैसेंजर और बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी। इसके मुकाबले अखिलेश पूरी तरीके से अलग थे। उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया जयंत के साथ, शुरू में फैंटास्टिक केमिस्ट्री दिख रही थी, लेकिन बाद के चरणों में उनका अकेलापन साफ दिख रहा था। तो वो जो चुनाव था वो अपने कंधे पर लेकर चले और वो अच्छा लड़े। अभी 10 मार्च की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन वो अच्छा लड़े। पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई पहले दिन से दिख रही थी, लेकिन बीजेपी 20 पड़ रही है। सुमित, शशि जी मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की सरकार दोबारा बनती दिखाई दे रही है इस सर्वे में। मैं ये जानना चाहूंगा राकेश, जो 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मुश्किल हालात आपके लिए खड़ा कर देना, तो जो 100 सीटें कम हो रही हैं वो क्यों कम हो गई? देखिए, इसका जवाब आपको 2017 में दिख जाएगा। 2017 के चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल था वो भाजपा की सरकार नहीं बना रहा था। जब एग्जिट पोल आया था तो एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी मुश्किल से कंफर्टेबल मेजॉरिटी तक पहुंचा रहा था, लेकिन परिणाम 325 का आया। हम आज पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब परिणाम आएगा तो वो हमारे पिछले परिणाम से बेहतर आएगा। हम पिछले ट्रेंड्स को देखिए तो लोकसभा के चुनाव में भी जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब भाजपा को बता रहे थे बड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के सामने हमने जिस ट्रेंड को ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिखा रहा है उसी ट्रेंड में हम आगे बढ़े हैं और हमने सीटें बहुत ज्यादा लेकर। केशव देव मौर्य जी, गलत जगह अलायंस कर लिया क्या? एग्जिट पोल की अगर बात माने तो फायदा नहीं पहुंचा है। बहुत सही गठबंधन रहा। हम एक शेर के माध्यम से शुरू करेंगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हाँ, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। 10 तारीख तक खूब ख्याल कर लें कि 200 जीत रहे हैं, 300 जीत रहे हैं, 500 जीत रहे हैं। आप कितना जीत रहे हैं? जनता लड़ी है चुनाव, हम लोगों ने नजदीक से देखा है। जितने सर्वे आए सब में आप लोग हार रहे हैं भाई। आपका सर्वे फेल हो जाएगा और आप देखिएगा कि 250 से ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ संजय निषाद जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद साहब, चेहरे पे मुस्कुराहट है, तसल्ली है, जितनी मेहनत की उसका नतीजा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। क्यों जीत रही है आपका गठबंधन, क्यों जीते चुनाव? ये जीत ये रहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो नीति बनाई थी उसे धरातल पर उतारा, और जिसके लिए बनाया था वो जनता, जो देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गांव का गरीब भूखों मर रहा था, उस अनाज को अगर किसी के पेट में पहुंचा दिया दरवाजे पर तो पहले वोट दे। तो निषाद साहब, क्या मैं ये मानूं नई सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूं मैं? अब देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा की बात तो नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? तो खुल के करते हैं, कहते रहे, बार बार कहते रहे, तमाम चैनल्स पे देखा है मैंने आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो निषाद राज के बेटे को इतना तक गले लगाया तो बहुत कुछ बना सकती है। तो देखिए, संजय निषाद ने अपना तैयारी शुरू कर दी है। नया कोट वोट सिल रहा है कि नहीं? वंडी सुरेंद्र राजपूत, आपकी पार्टी कहाँ रह गई? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं लड़ती दिख रही है?
अब आपके एग्जिट पोल जो भी कहते रहे, हम लोग तो जनता में लड़े हैं, जनता के नेतृत्व के साथ लड़े हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ गांव-गांव गए हैं, पांव-पांव गए हैं, नगर-नगर गए हैं, डगर-डगर गए हैं। अभी आपके एग्जिट पोल अच्छी बात है भाई, जब ये एग्जिट पोल आएंगे तब आप ये क्वेश्चन कीजिएगा तो बेहतर होगा। हाँ, हम एक चीज जरूर जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर हुआ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव महिलाओं के अपमान के मुद्दे पर हुआ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव थार की मार से मरते किसान पर हुआ है, और ये सारी समस्याएं सामने थी भारतीय जनता पार्टी के। आपके एग्जिट पोल और एग्जिट पोल जो भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके राकेश, देखिए कमाल है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, लेकिन तुमको अब भी यकीन नहीं। अरे भाई, ओपिनियन पोल ठुकरा दिया, एग्जिट पोल ठुकरा दिया, आपने मतदान को बता दिया कि इसमें अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, शासन प्रशासन गड़बड़ कर रहा है। ईवीएम ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये सवाल भी साथ साथ। राजपाल कश्यप जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ईवीएम ठीक है कि नहीं है? क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों सरकार नहीं बन रही है? सरकार पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव गठबंधन के नेतृत्व में बनने जा रही है। और मैं पूरा प्रदेश घूमा हूं, विधानसभाओं में गया हूं, और मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ मैं नहीं कर रहा हूं। इलाहाबाद का एक 7वें चरण का तो आपने देखा होगा, प्रयागराज में नौजवानों का जो उत्साह था वोटिंग के लेके, इसलिए देखिए तीन गुने से ज्यादा तो आप लोगों ने बढ़ा दिया हमारी पार्टी को, और 6 गुना हो जाएगी, जनता बढ़ाने जा रही है, और बीजेपी जाएगी 7 समंदर पार। राजपाल जी, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जो बात राकेश त्रिपाठी अभी कह रहे थे, अगर ये एग्जिट पोल जैसे दिखा रहे हैं, और मैं अपने चैनल की बात भी कर रहा हूँ, बाकी चैनलों की बात भी कर रहा हूँ, दिशा वही है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है। अगर ये होता है तो क्या ईवीएम खराब हो जाएंगी? क्या बोलेंगे 10 मार्च को, क्या बोलेंगे सुबह 10, 11, 12 बजे? देखिए, पहली बात तो ऐसा होने नहीं जा रहा, नहीं, पहली बात तो ऐसा होने नहीं जा रहा। योगी जी की बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज, आप देखो तो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा, और जनता किराए पे भी सुनने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी के। राकेश जी जवाब दीजिए इस बात का, मैं आता हूं उत्तर भाई। देखिए, ये बात स्पष्ट है, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी हताशा में है, और ये एग्जिट, वो कह रहे हैं आप हताशा में, बॉडी लैंग्वेज की बात। देखिए, एग्जिट पोल तो आ जाया है। मैंने देखा आज इनके एक विधायक के प्रत्याशी जो है वो दूरबीन लगा करके मतगणना केंद्रों पर नजर रख रहे थे। ये सब तर्क गढ़े जा रहे हैं, यही तर्क गढ़े जा रहे हैं। ये पहले कह रहे हैं प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, मीडिया अपना सही काम नहीं कर रहा है, किसी पर भरोसा नहीं है। सच ये है कि जनता का तुम पर भरोसा नहीं है, इसको स्वीकार कर लो। नहीं, पर उनकी 100 सीटें बढ़ भी रही है भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ये अपने पुराने रिकॉर्ड को प्राप्त कर ले, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सत्ता में आ रहे तो गुस्से में क्यों हैं? हमारी समझे में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर आप लोगों की सत्ता आ रही है तो हंसो, काहे को बेवजह बुलडोजर की तरीके से आगे पीछे घूम रहे हो? सच बात यह है कि इन्हें पता है कि आप लोग कितना समर्थन कर रहे हो। मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। क्या कहेंगे सी वोटर के सर्वे पर? आप सहमत हैं इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं? देखिए, एक कहा जाए, इसकी साइंटिफिक तो एविडेंस है ही है, एग्जिट पोल्स होते हैं, और जैसा यशवंत देशमुख जी कह रहे थे, पूरी प्रणाली उन्होंने फॉलो करी है। तो फिर मैं वही डिस्क्लेमर के साथ कि अगर ये आंकड़े सही हैं, तो एक तो सबसे पहली चीज तो बहुत बड़ा एक जंप है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में, जो कि दिख रहा है कि मोमेंटम है, खासतौर से उन इलाकों में जहां मुसलमान या यादव जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उनका नहीं भी है, जैसे अवध का इलाका, वहां पे अगर उनको 35% वोट मिल रहा है, तो एक बड़ा वोट जो तमाम दूसरी पार्टियों को जाता था, जिसमें एमबीसी, ओबीसी, दलित, वो समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप ने जो कैंपेन खड़ा किया उसका फायदा दिख रहा है। पर भाजपा उस डिस्कोर्स में, जहां पे अगर कहा जाए लाभार्थी और प्रधानमंत्री की छवि जो रही है, तो उसका फायदा उसको दिख रहा है। तो वो एक दोनों जो डिस्कोर्सेज हैं उसमें कौन आगे निकल रहा है वो दिख रहा है आपके इसमें। तो क्या ये माना जाए कि हाथरस का कोई मुद्दा नहीं था, कोविड में गंगा में बहती लाशों का कोई मुद्दा नहीं था, या और तरह की जो बातें की गई लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सेंगर साहब की बात, उनके विधायक की बात सामने आई, कुलदीप सेंगर की, ये तमाम चीजें पीछे रख दी जनता ने, या भूल गई, या बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर लिया आखिर के दिनों में कि जनता ने उनको वोट कर दिया? सुमित जी एकदम सही कह रहे हैं आप कि ये जब आप फील्ड में हम लोग जाते थे तो ये हाथरस वगैरह मुद्दा रह नहीं गए थे।
मुद्दा दो ही थे, एक तरफ सुरक्षा और राशन और दूसरी तरफ सपा का व्यक्ति या सपा के आने के बाद व्यक्ति असहज महसूस करता है सुरक्षा के मामले पे, ये इंप्रेशन आज भी है क्या? देखिए ये तो है, ये एक खास समुदाय में ये है। और सुरक्षा का दो अर्थ है, एक तो अपराध और डोमिनेंस से सुरक्षा, और ये सुरक्षा और राशन, और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन महंगाई बेरोजगारी ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंशियल होता है, लेकिन वोट देते समय कई बार हम लोग गांव में जाते थे तो लोग कहते थे महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, हर आदमी है, फिर बाद में कहते थे वोट तो बीजेपी को ही देंगे। तो ये गजब तरह का एक वो था। राजपाल जी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपकी पार्टी के नाम पर बीजेपी नंबर स्कोर कर लेती है सुरक्षा के इश्यू पर? देखिए, इस बार किसानों ने बाबा को हटाने के लिए तो बाबा के साढ़ ही पर्याप्त थे। गांव गरीब में गए हैं ये लोग, जो लोग गांव, महिलाओं का परसेंटेज बढ़ता गया और महिलाएं खुद कर बीजेपी के साथ रही हैं। पिछले चुनावों में देखा है हमने, महिलाएं इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 500 रुपए समाजवादी पेंशन दिया था उसको 1500 रुपए कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ये तो बिजली के करंट से ही खत्म हो गए। इन्होंने तो मीटर लगा के गरीब के घर से पैसा चूसने का काम। ये एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखा रहा है। एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल देखना आप। एग्जिट पोल में पूर्ण प्रचंड बहुमत, अता पता नहीं लगा। मैंने कहा 7 समंदर। आपने बहुत सी घोषणाएं की, पेंशन को लेके, बिजली को लेके, सिंचाई को लेके, महिलाओं को लेके, पर वो सिर्फ 100 ही सीट बढ़ सकी, 200 सीट नहीं बढ़ी आपकी। अरे आप इनकी रैलियों को देखिए, हम लोगों की रैलियों को देखिए, और इस बार सब जाति धर्म बंधन तोड़ के लोगों ने, अब महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान नौकरी मांगता रहा, किसानों पे इनके गृह मंत्री के बेटे ने कुचलने का काम किया, एक रमन कश्यप पत्रकार की हत्या करने का काम किया, पत्रकार ने सवाल जवाब किया तो उसको धमकाने का। ये इनकी गुंडई नहीं देख रहे थे, ये बौखलाहट इनकी है। तभी तो केशव स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पे हमला कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल। संजय निषाद जी मौजूद है, अलायंस की बात आ गई। संजय जी, क्या ये बात ठीक है कि बीजेपी के साथ जो लोग रहते हैं उनपे अत्याचार होता है, तभी वो वापस छोड़ के लौट गए हैं पुरानी पार्टियों में? 18% निषाद जो गंगा पुत्र हैं उनके ऊपर गोरखपुर में गोली जो चली थी, जो अपनी मांग कर रहे थे रेल ट्रैक पर, फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर, जो नेता निषाद का उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। काहे को निषाद वोट दे भाई? आज के दिन में गंगा पुत्रों का जो भी हिस्सा था उस पर इन लोगों ने कब्जा किया। आज के दिन में मैं कह रहा ना कि 80% वोट हमारा 20 में बंटवारा है। आज मुसलमान भी कहता है ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उनके सलाह से हमारे भाई बच्चे का इलाज हो रहा है, मेरे पास भी अनाज आ रहा है, मेरे घर पर भी घर बन रहा है। कुछ वो राजपाल जी कुछ बोल रहे हैं। राजपाल जी, सुमित जी, अब निषाद पार्टी केवल पार्टी बची है, निषाद तो बचा नहीं। वो तो गृह मंत्री की मीटिंग में निषादों ने बता दिया, यहीं लखनऊ की राजधानी में कुर्सियां फेंक के। निषादों का मुख्य मुद्दा आरक्षण था। इनके ये जिसको बता रहे हैं गोलियां चली, इनके बेटे को भी सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। मैं लौटता हूं, संजय निषाद बोल। और इनके रहते हुए महाराजा निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल कर दी, ये बचा नहीं पाए। डॉक्टर मैं लौटूंगा, राकेश त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं, संजय निषाद भी बोलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन मनीषा प्रियम जी हैं, शशि शेखर जी है। मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद खबर सबसे बड़ी यही है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में कि बीजेपी एक बार फिर रिपीट होती दिखाई दे रही है लखनऊ में। क्या होगा 2024 की तैयारी को लेकर, ये नतीजों का उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री और सी वोटर के एग्जिट पोल का भरोसा किया जाए तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आंकड़े वही कह रहे हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग यहाँ बैठी बीजेपी के सपोर्टर्स करते आ रहे थे। और इन सबके बीच में एक खबर आपको दे देता हूं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े मॉनिटर्ड हैं, मनगढ़ंत आंकड़े हैं ये, और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का ट्वीट आया है, मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। एग्जिट पोल्स मॉनिटर्ड हैं, समाजवादी गठबंधन 300 प्लस सीटें जीत रहा है। उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने की तैयारी करें। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर साहब, उनका ये कहना है। 300 प्लस सीटों की बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि वो सब संभव है?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, और उनसे ज्यादा जानकार राजनीति में कोई नहीं। और जो आज मीडिया कह रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी खुश है, उसकी एक कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ एजेंट समाजवादी पार्टी में भेजे थे, और वो लगता है उनको हम लोग जानते नहीं, हम लोग सब जानते हैं। कौन एजेंट है? हम एजेंट का नाम बाद में बताएंगे। सरकार कब बताएंगे? सरकार बनने के बाद। क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए नहीं बताएंगे, वो रणनीति है और हम सब जानते थे। और महान दल को रोकने के लिए, महान दल का वोट न जाने पाए, क्योंकि मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक 2017 में इनको मिला था। जवाब दीजिए। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि रामगोपाल जी बहुत जानकार हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाजपा ने एजेंट भेजे। रामगोपाल जी जान नहीं पाए क्या? सच्चाई ये है कि आज समाजवादी पार्टी की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव है। ना हो तो शिवपाल यादव के पुराने बयान देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के पुराने बयान देख लीजिए। परिवार में, पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार वो रहे हैं, और वास्तविकता में अखिलेश कश्यप जी आपके नेता पे हमला हो रहा है प्रोफेसर साहब पे। देखिए, ये बौखलाहट है। किसकी? ये बीजेपी की बौखलाहट है। इनके देखे नहीं नेता किस तरह की बौखलाहट में अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। 12वीं के बाद इंटर होगा, कोई कह रहा कि स्लिप ऑफ टंग होगा, गलती से हो सकता है, लाइव भी बोलते हुए। देखिए, ये बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबे नोच है। अब माननीय अखिलेश यादव, आपको मालूम है एक भी परीक्षा योगी जी नहीं करा पाए। 22 लाख बीएड लोग और नौकरी वालों के लिए पेंशन माननीय अखिलेश यादव। मैं आप जो कह रहे हैं ना राजपाल जी, मैं आऊंगा इस चीज पे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान वहां भी मौजूद हैं। मशहूर कॉलमिस्ट लेखक चेतन भगत हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर पर एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं वो इस चुनावी कवरेज में। चेतन, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, और हमारे लिए खास तौर पर दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए। आप दिल्ली पहुंच गए, मैं लखनऊ में हूं, और लखनऊ की फिजा ये बता रही है कि कुल मिलाकर एक बार फिर बीजेपी रिपीट हो रही है। ये जो मामले यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं में नाराजगी का, क्या ये सब पीछे छूट सकता है? क्या ये सी वोटर का सर्वे आपको ठीक लग रहा है? चेतन भगत, बात सिर्फ अब तो खैर आप ही के वेबसाइट पे भी सिर्फ सी वोटर का सर्वे नहीं है, और भी सर्वे हैं जो भाजपा की सरकार अभी बता रहे हैं। मेरा तो एग्जिट पोल्स में काफ़ी बिलीफ है। कई लोग कहते हैं आंकड़े सही नहीं होते, हो सकता है कई बार इधर उधर हो जाएं, लेकिन एक जनरल दिशा एग्जिट पोल्स सही दिखाते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अगर आप पांचों प्रदेशों को देखें तो कई जगह बीजेपी हार रही है, कई जगह बीजेपी जीत रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एग्जिट पोल मैनिपुलेट हुए हैं, वो होने का तो कोई चांस है नहीं। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र अभी भी भारत में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं तानाशाही आ चुकी है, ये हो चुका है, इमरजेंसी हो गई है, ये हो गया, अभी सब खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। भारत का वोटर बहुत जागरूक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी का वोट पड़ता ही जाता है, कई जगह नहीं भी पड़ रहा है। लेकिन यूपी में बीजेपी आगे आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, बाकी एग्जिट पोल्स के भी आंकड़े दिखा रहे हैं। उसमें सीधी सी बात यह है कि ये जीत जो है योगी जी की जीत होगी। पिछली बार जो था वो नोटबंदी की जीत थी, और अगर अभी कई इलेक्शन में बीजेपी हार रही है बाकी प्रदेशों में, और बीजेपी अगर यूपी में जीत रही है, तो इससे तो एक ही चीज़ निकलती है कि लोगों को योगी जी पसंद आ गए हैं, उनका काम पसंद आ गया है। तो ये है सपा ने भी अच्छा किया। लेकिन आप अगर ये देखें कि आप जो बोल रहे हैं, नहीं, एक आखिरी चीज मैं ये बोलूंगा शशि शेखर जी से, आप ही के पॉइंट लेके। हाँ जी आप कंप्लीट। आखिरी लास्ट चीज बस ये बोलूंगा कि सपा ने भी अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं करा है, पिछली बार से तो बहुत बेटर करा है। और अभी भी जब आपने वोट परसेंटेज के आंकड़े लगाए थे तो बीजेपी को 41% आपके एग्जिट पोल ने दिया है। रियल नहीं है, रियल 10 को आएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी बसपा की सीटें बहुत कम है मायावती जी की पार्टी की, लेकिन काफ़ी आई थिंक 15-16% वोट वहाँ गया है। अगर वो वोट अखिलेश जी के यहाँ आ जाता तो नंबर बदल सकते थे, लेकिन अभी भी वो जो कन्वर्जन हुआ नहीं है, वो गणित नहीं बैठा है शायद। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए भी सपोर्ट हुआ हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। बस यही कहना था। आप बोलिए। ठीक है, आप चेतन आप रहिए। मेरे साथ शशि शेखर जी हैं। शशि जी यूपी से ही आते हैं। शशि जी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूरा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। ये बीजेपी के लोगों ने, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो मेरे पीछे मौजूद हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि जैसे आज 10 मार्च आ गया है, ये 7 मार्च नहीं मान रहे हैं, इसको 10 मार्च मान रहे हैं। शांत। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है शशि जी,
हमारे सर्वे में 33% वोट मिल रहा है, 33%। तो क्या सिर्फ यादव मुसलमान का ही वोट पा पाएगी समाजवादी पार्टी, बाकी जातियों का वोट नहीं मिल पाएगा क्या? मैं फिर सुमित अपनी बात दोहराऊंगा कि एक डिस्क्लेमर से शुरू कर रहा हूं कि इसी आंकड़े पर मैं कमेंट कर रहा हूं। 10 मार्च को जो होगा उस पर फिर बात करेंगे। दो बातें बहुत साफ है सुमित। एक एप्रीहेंशन यूपी के राजनीति को समझने वाले लोगों के मन में था कि मुस्लिम यादव समीकरण को विस्तार कैसे दिया जाएगा, क्योंकि जब योगी की बात होती थी तो उनके वस्त्र, उनके रहने का तरीका, उनकी भाषा और वो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का एक और अर्थ उनका मतदाता निकालता था। तो वो बहुत स्पष्ट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अगर आप अपने पहले चरण का जो सी वोटर ने और आपने जो परिणाम बताया, तो पहले चरण में इन लोगों को इतनी उम्मीद थी गठबंधन को कि 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो नहीं पूरी हुई। दूसरे चरण को अगर छोड़ दें तो बाकी के चरण उनके बहुत पहले के मुकाबले बहुत बेहतर गए आपके सर्वे के अनुसार, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि वो विस्तार नहीं कर पाए। दूसरे गांवों की एक साइकी है, जाट और यादव, ये बहुत दबंग कौम है, ये अपनी बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहते हैं। ये लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और आम तौर पर इनकी मुखालफत हो जाती है चुनाव के समय में। तो जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं, इन लोगों के आने से ये एक उम्मीद बंधी थी कि पहली बार एक ऐसा गठबंधन क्रिएट होगा जो कि पिछड़ा बड़ा बगड़ा करा देगा। लेकिन अगर सर्वे सही साबित होता है 10 मार्च को, तो ये तय है कि पिछड़ा बड़ा बगड़ा नहीं बल्कि वोट बैंक का विस्तार नहीं हो पाया। सुमित जी, आप रहिए मेरे साथ। अतर हुसैन साहब भी हैं, बद्री जी भी हैं। ये सवाल अतर भाई मेरा आपसे है, कुल 33% वोट मिल रहा है सी वोटर के मुताबिक समाजवादी पार्टी को, तो क्या ये माना जाए कि केवल मुसलमान और यादवों की पार्टी बनके रह गई एक बार फिर, बाकी जातियों को नहीं अपने साथ ले पाई, चाहे गठबंधन किया हो केशव जी की पार्टी के साथ, राजभर जी की पार्टी के साथ, क्या ये माना जाए? देखिए, अगर ये आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में 19.5% मुसलमान हैं और जो यादव वोट का एक अंदाजा है 8 से 10% कहा जाता है, तो वो तकरीबन 28.5 से 30% होता है। और 3% अगर ये वोट ऐड हो रहा है, तो जो कि मुझे मौखिक रूप से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुसलमान वोट डिवाइड नहीं हुआ है, किसी और दल के पास नहीं गया है और यादव का भी कंसोलिडेशन है, तो इन आंकड़ों के हिसाब से तो यही लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है। पर वेस्टर्न यूपी में जहां पे कहा जाए आरएलडी के साथ अलायंस रहा, क्योंकि ये मैं समझता हूं ये आंकड़ा बता रहा है प्लस, मतलब वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं, गठबंधन का है, तो उसमें जरूर जाट वोट भी होगा और भी जो एमबीसीज हैं ईस्टर्न यूपी में जहां पे आप केशव देव मौर्य जी हैं और ओपी राजभर हैं, उनका भी दल जुड़ा है, तो वो आंकड़ा कहीं और जा सकता था। मतलब इस हिसाब से तो वो मिनिमम 40% टच करना चाहिए था, जो कि नहीं शो हो रहा है। ये बद्री जी, एक बात चेतन भगत ने कही कि यूपी को योगी पसंद है, उपयोगी कहा प्रधानमंत्री ने। अखिलेश पूरी चुनाव में कोशिश करते रहे कि ये चुनाव योगी बनाम अखिलेश हो जाए, और बीजेपी कोशिश करती रही जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है कि मोदी के चुनाव है, मोदी का चुनाव है। तो ये जीत किसकी होगी, योगी की कि मोदी की? ये देखिए, अगर जीत होती है तो मोदी योगी एक के हैं। एक हम लोग गांव में गए और हम लोगों ने पूछा कि भाई मोदी जी, ये तो मोदी, कहा मोदी योगी एक के हैं। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी ने इस चुनाव को बाद में एक तरह से डोमिनेट कर लिया था और कई जगह सिर्फ मोदी ही सुनाई पड़ रहे थे, योगी का नाम उस समय पीछे आ गया था। ये ठीक है कि योगी ने इस इलेक्शन को रिसोर्स दिया, यानी सुरक्षा का। मैं संजय निषाद मेरे साथ हैं। संजय जी, क्योंकि आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो तस्वीर आई थी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे हाथ रखे हुए टहलते हुए गलियारे में, उसके बाद बहुत सी बातें कही गई विपक्ष की तरफ से। आपको लगता है कि जब वो एक साथ फोटो खिंचवाई गई तो तमाम जो पार्टी के अंदर के अंदरूनी कलह की बातें आ रही थी सामने, वो सब शांत करने के लिए था? क्या हुआ होगा? कि कोई एक सरकार राम भक्तों और निषादों पर गोली चलाती हो और मोदी गले मिलते हो, जिस तरीके से निषाद और राम गले मिले थे, तो दुनिया में एक शांति आई थी। और निषाद राज की सेना से रावण का वध हुआ था और उसी निषाद राज की सेना इस समय मोदी योगी के साथ है। उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बन रही है। ये सिनेरियो रहा है आज के दिन में। आज के दिन में एक वोट बैंक है
और इस वोट बैंक के कोई भी जाति के लोग पिछड़ी। जीत किसकी है, योगी की कि मोदी की? दोनों की है, दोनों डबल इंजन की सरकार है और दोनों ने मिलकर नीतियों को धरातल पर पहुंचाया है। जीत भारतीय एनडीए की है और एनडीए के साथ निषाद पार्टी और अपना दल भी। आप मानेंगे योगी मोदी किसकी जीत है? 10 तारीख तक तो आप योगी की करा लीजिए, मोदी की करा लीजिए, लेकिन 10 तारीख के बाद जनता की जीत होगी। और ईमानदारी की बात है, योगी मोदी जी के जो समर्थक हैं, योगी मोदी जी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ईमानदारी से बताइए सुरेंद्र भाई, अगर यही नतीजा आए, यही हवा चली जो एग्जिट पोल कह रही है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, तो ईवीएम खराब होगी उस दिन की नहीं होगी? जब बुआ के मूछे होंगी तभी तो उसको आप चाचा कहेंगे ना। पहले बुआ के मूछे होने दीजिए, फिर उसको चाचा कहिएगा। एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि ईवीएम पर हमारा प्रश्न जब हम मध्य प्रदेश जीते थे, राजस्थान जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, महाराष्ट्र जीते थे, तब भी हमने ईवीएम पर प्रश्न इसलिए नहीं, ईवीएम लाए हम ही थे, प्रश्न हमने इसलिए उठाया था कि देश में अगर एक वर्ग क्या नाम ईवीएम ये कहता है कि ईवीएम पे उसे विश्वास नहीं है, तो सरकार का काम और चुनाव आयोग का काम है कि उस पर विश्वास दिलाए। आपकी सरकार बन रही है तब भी, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है उत्तराखंड में तब भी? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते, समाजवादी। फिर कैसे हो सकता है ना ये? आप वीवीपैट को 25 से 50% में ऐलान कर दीजिए, ईवीएम पे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बोलिए राकेश जी। देखिए, ईवीएम को लेकर के सवाल ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल पर इन्होंने भरोसा कर लिया है। ये सच है कि इनको एग्जिट पोल पर भरोसा हो गया है। देखिए, ये वीवीपैट पर जो बात कह रहे हैं, अरे सुनते नहीं है ये। इनके साथ समस्या ये है कि इतना परेशान है, इनका दिल कह रहा है पार्टी हार गई और दिमाग कह रहा है कि भाई अभी योगी नहीं। एक तो होती है पराजय और एक होती है शर्मनाक पराजय। कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक पराजय है, 5 सीटें नहीं पा रहे। लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा लिया और रायबरेली की इनकी विधायिका ने तुरंत पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। ये आत्मचिंतन करे, विचार करे, राहुल जी कहां है? ये है मसला इनका, इतने अहंकारी लोग हैं। 2 सांसदों की पार्टी आज 303 पर है तो अहंकार आ गया। हम लोग तो 413 पर भी थे। आज जनता का जनादेश सबको स्वीकार होना चाहिए। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, रावण के वंशजों का क्या रहेगा? अच्छा एक बात बताइए, इस चुनावों में यूपी में राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के आने से बीजेपी का फायदा हो जाता है, इसलिए उनको दूर रखो? उत्तर प्रदेश का चुनाव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं और वो आगे भी रहे। अगर यही नतीजे रहे तो प्रियंका जी भी फेल मानी जाएंगी फिर तो? 10 तारीख का इंतजार कीजिए, आपको सुखद परिणाम आश्चर्य में डालेंगे, आपको भी। ये जिम्मेदारी भी साथ साथ में तय होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, शर्मनाक पराजय होती है, तो क्या प्रियंका वाड्रा जी पार्टी की पोजीशन छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, या लगातार परिवार के आधार पर बनी रहेंगी? अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? अरे भाई, ये चुनाव तो उत्तर प्रदेश का था, अभी नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके तो भाई आप हमको बता दीजिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी या तो किलो में तौल ले या भारतीय जनता पार्टी लीटर में नाप ले। भाई सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी पार्टी की दिशा दशा तय करेंगे, ये अपनी पार्टी की दिशा दशा तय करें। मेरे साथ मनीषा प्रियम जी जुड़ गए। मनीषा जी, अगर यही एग्जिट पोल आता है जो दिख रहा है, उस परिस्थिति में क्या प्रियंका गांधी की हार मानी जाएगी? कांग्रेस के लिए खास तौर पे पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, कांग्रेस के लिए खास तौर पे तो वेल ट्राइड भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल से एक बात तो साफ है कि पहली इतना जन सैलाब है आपके पीछे। सुमित, आवाज, सुमित मेरे कान आपके पीछे गूंजती हुई आवाज से भर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है उसका प्रदर्शन देखिए, ये चुनाव के बैठ जाओ। आप बोलिए मनीषा जी, आप बोलिए। सुमित अवस्थी के बदले सुमित की अवस्था पर मैं बिल्कुल आज तरस खा रही हूं। आपका काम आसान नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, एग्जिट पोल के बेस्ट परफॉर्मेंस में भी प्रियंका गांधी बिल्कुल कहीं भी नहीं आ पा रही हैं।
तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो उनको लेनी पड़ेगी। ना राहुल गांधी वर्क कर पा रहे, ना प्रियंका गांधी कर पा रही हैं। अन्य राज्यों में भी देखिए, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में कहीं भी ऐसी पहल नहीं दिख रही है गांधी दोनों भाई बहन की, जिससे कि भरोसामंद तरह से उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाए। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, इतिहास है, धरोहर है, लेकिन भविष्य नहीं है उसके पास। भविष्य नहीं है कांग्रेस के पास। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को की भी बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी पीछे है, हालांकि मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी आपके पास। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल में दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिलीफ है कांग्रेस के लिए, लेकिन यूपी में नहीं, पंजाब में अपनी सरकार हाथ से चले जाना, गोवा में मौका होते हुए भी मौका नहीं पा पाना, वही स्थिति मणिपुर में दिखना, तो कुल मिलाकर जो अगर एग्जिट पोल के हिसाब से हम बात करें तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव जो है बहुत सुखद नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बड़ी कवरेज जारी है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, इस गोमती रिवर फ्रंट से खबर यह है कि बीजेपी की सरकार यूपी में रिपीट हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।